हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। यह जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग तड़ित के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आकाश से बिजली कड़कती है ना, कड़कड़ कड़कड़, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग एकदम अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जो हेडिंग है उससे। देखो हमारे प्रकृति में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटते रहती है, जैसा कि क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे चक्रवात वगैरह के बारे में। ये जो चैप्टर है ना इसमें तड़ित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड को एडजस्ट कर लेते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि पवन क्या होता है, तूफान क्या होता है और चक्रवात क्या होता है। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी, चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। जब चक्रवात आता है गोल गोल घूमते हुए तो क्या होता है, उससे मानव जीवन को बहुत हानि पहुंचती है, साथ ही साथ जन धन की भी क्षति होती है। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं, और जो ये चक्रवात था उससे बचाव के कुछ उपाय भी हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़े थे। अब ये जो चैप्टर शुरू होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, तड़ित के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां से ये चैप्टर मुख्य रूप से हम लोगों का शुरू होता है। ये जो तड़ित होता है ना, तड़ित को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो आकाश से बिजली गिरती है ना, उसी को हम लोग तड़ित कहते हैं। ठीक है, तो अभी साधारण में ऐसे ही समझना है, आगे इसकी पूरी कहानी हम लोग डिटेल में समझेंगे। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। देखते हैं ना कि जो आपके गली मोहल्ले में, आपके गांव में जो विद्युत का तार तना हुआ रहता है, जब वो ढीला हो जाता है तो क्या होता है, उससे चट चट करके चिंगारियां उड़ने लगती है ना। या जो उस पे हुक चढ़ा देते हैं कुछ लोग, तो हुक जब ढीला होकर के हवा में ऐसे ऐसे हिलता है तो उससे भी चिंगारियां उड़ने लगता है। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं, और जब हवा के चलने पर तार हिलने डुलने लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, यह चिंगारी और तेजी से निकलने लगती है। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखे होंगे। कभी कभी आप लोग जब क्या करते होंगे, इलेक्ट्रिक का कोई सामान सॉकेट में ऐसे लगाते हैं, प्लग वगैरह, तो क्या होता है वहां से भी कुछ चिंगारी निकलता है। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। देखिए यहां पे सबसे पहले तड़ित के बारे में थोड़ा सा इशारा किया गया है। तड़ित क्या है, विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है तड़ित। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में जो लोग थे ना, उनको इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं था, इसलिए वे क्या थे, भ्रम के शिकार थे, और समाज में विभिन्न प्रकार का क्या था, इसको लेकर के भ्रामक जानकारियां उपलब्ध थी लोगों के पास। अतः वे तड़ित से डरते थे, और जो पुराने समय के लोग थे ना, वो तड़ित से, जो आकाश से बिजली गिरती है उससे बहुत डरते थे, और सोचते थे कि उस पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। और लोग आज भी हम लोग डरते हैं, आज भी हम लोग सोचते हैं कि भगवान के क्रोध के कारण ही तड़ित हम लोगों के ऊपर गिरा है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। चलिए आगे समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिक कारण इसके पीछे क्या है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। देखो तड़ित कैसे पैदा होती है मेरे प्यारे बच्चों, बादलों में क्या लिखा हुआ है यहां पे, यहां से देखो, बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। अब यह आवेश क्या होता है, इस आवेश के बारे में अभी हम लोग नीचे समझेंगे कि आवेश क्या होता है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इस घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। जब आकाश से बिजली कड़कती है तो हम लोग जनरली डर जाते हैं, तो उस समय हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। और अगर कहीं ऐसे जगह पे फंस गए हैं जहां पे तड़ित गिर रहा है, तो हम लोगों को सुरक्षित जगह का चुनाव करना चाहिए और वहां पहुंचने का कोशिश करना चाहिए। इससे बचाव के बारे में भी अभी हम लोग नीचे अध्ययन करेंगे कि इससे कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। अब देखो ये जो दो तार के जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके सटने पे जो चिंगारियां उत्पन्न होती हैं ना, इसके बारे में यूनानी लोग बहुत पहले से ही जानते थे। यहां पे सबसे पहले देखो, यही तुम लोगों का हेडिंग में दिखाया गया है। 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक, अब देखो यहां पे 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले जो प्राचीन यूनानी लोग थे ना, वे यह जानते थे, क्या, किसके बारे में जानते थे भाई, तो वो जो चार्ज होता है ना, जो आवेश होता है, उसके बारे में उनको जानकारी थी।
क्या वे जानते थे? जब एम्बर, एक प्रकार की राल, यहां देखो एक वर्ड यूज किया गया है एम्बर, और यहां पे एक बात और लिख दिया गया है राल। अब ये दोनों बात बच्चों को कंफ्यूज करता है। कभी आप कीकर या बबूल का पौधा देखे होंगे तो बबूल से देखते हैं ना गोंद निकलता है, बबूल में देखिएगा कि उसका जहां पे कहीं पे अगर कटा हुआ भाग रहता है तो उससे गोंद जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ रिश्ता है, तो वो जो गोंद है ना वो भी एक तरह का राल होता है। तो ये जो है एम्बर जो है यह एक तरह का उसी टाइप का चिपचिपा पदार्थ है जो पेड़ से निकलता है। क्लियर है? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कहता है कि एम्बर एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं। जब इसको किससे रगड़ा जाता है? फर से रगड़ा जाता है, मतलब किसी भी पशु का जो रोंवा होता है उससे जब इसको रगड़ा जाता है तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। तो यह क्या करती है? छोटी छोटी बालों जैसी जो हल्की वस्तुएं रहती हैं उसको आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर की वस्तुओं को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, ठंडा के दिन में आप लोग देखते होंगे ना कि जब हम लोग ऊनी कपड़ा पहने रहते हैं और उसको जब कपड़े को उतारते हैं तो चट की आवाज़ होती है और चिंगारी भी निकलती है। या फिर ठंडे के दिन में जब हम लोग क्या करते हैं, कोई चादर ओढ़ करके सोते हैं रात में और ऐसे ऐसे, खास करके ऊन वाला चादर अगर हो तो उसको जब उलन वाले चादर को ऐसे ऐसे उंगली से करते हैं तो उसमें से चिट की आवाज़ आती है और क्या होता है, कुछ चिंगारी जैसा भी उत्पन्न होता है। आप लोग ठंडा के दिन में अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार करके इसको जरूर देखिएगा, इसमें बहुत मजा आता है। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। आप लोग बिल्कुल देखे होंगे, मेरे प्यारे बच्चे बहुत तेज हैं मुझे मालूम है। सन 1752 में, अब देखो 1752 में एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहाँ के रहने वाले थे? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्र में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। जो हम लोगों के कपड़े से जो चिंगारी उत्पन्न होती है ना, और जो तड़ित के समय जो आकाश से बिजली गिरती है, ये दोनों परिघटनाएं एक ही प्रकार की परिघटना है। ये किसने समझाया भाई? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा समझाया गया। ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये लाइन क्या है? ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लग गए, लेकिन इस बात को प्रूफ होने में समाज में कितना साल लग गया? 2000 वर्ष का समय लग गया। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हमारे समाज में होता है ना तो उसको पूरा होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसको तथ्यों पर और कसौटियों पर कस के देखा जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कोई बात अगर समाज में बोल देंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी हम लोग भी छोटा मोटा कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, घर में बताते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहले से ये किया हुआ है। तो इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट जब नया होता है तो उसको समाज में एकदम प्रायोगिक, मतलब सांचे में कसौटी पे कस के पहले देख लिया जाता है, उसके बाद ही उसको समाज में लाया जाता है। वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम होता है। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि नीचे हम लोग विद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब नीचे उसका क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं और आवेश क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग नीचे जानेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि आकाश में तड़ित से किस प्रकार ये संबंधित होते हैं आवेश। चलिए आते हैं नीचे और नीचे समझने का कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश को। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग कुछ क्रियाकलाप करेंगे, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपनी सूखी बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। आप देखे होंगे बच्चे कि जैसे प्लास्टिक का, जैसे मेरे हाथ में ये प्लास्टिक का, तो इसको ऐसे ऐसे बालों से ऐसे रगड़ के और कागज का छोटा छोटा टुकड़ा फाड़ करके जब उसके सामने हम लोग करते थे तो क्या होता था, कागज का टुकड़ा उड़ करके इसमें चिपक जाता था। आप कंघी से भी इस चीज को करके देख सकते हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो आप अपने घर में करके जरूर देखिएगा। कंघी से क्या कीजिएगा, अपने सूखे बालों को ऐसे ऐसे खूब रगड़िएगा और उसके बाद कागज का छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ऐसे कीजिएगा तो कागज का टुकड़ा क्या होगा, उस कंघी से चिपक जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? रगड़ द्वारा आवेश। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है 15.2। चलिए क्रियाकलाप 15.1 सबसे पहले करते हैं। पहला क्रियाकलाप है ये, तो इसको समझते हैं। कहता है यहाँ पे कि बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए। क्या लेना है आपको? जो हम लोग बॉल पेन यूज करते हैं ना, जो पेन लिखने के लिए यूज करते हैं, उसका एक रिफिल आपको निकाल करके ले लेना है। इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर
इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े के समीप लाइए। उसको क्या करना है, पॉलीथीन से बहुत तेजी के साथ रगड़ना है और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाना है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा, अब क्या ध्यान देना है कि जो रिफिल का रगड़ा हुआ सिरा है ना, उसको आप लोग हाथ से या किसी वस्तु से नहीं छुएंगे। नहीं तो क्या होगा भाई, नहीं तो आपके हाथों अथवा किसी धातु के वस्तु से न छुएं। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दानों के साथ दोहराइए, अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए और इसी क्रियाकलाप को आपको अलग अलग चीजों से करके क्या करना है, उसके बाद उसको नोट करना है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है कि वह छोटे छोटे टुकड़ों को आवेशित करने लगता है? क्योंकि जब उसको हम रगड़ते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, कुछ विद्युत आवेश आ जाता है, वह विद्युत आवेश को अर्जित कर लेता है। वह क्या था, जो रिफिल था। ठीक है, इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब भी यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों। जो हम लोग कंघी को रगड़ते हैं, इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। अब देखो, जिस वस्तु पे कुछ आवेश आ जाता है ना, उस वस्तु को हम लोग आवेशित वस्तु कहते हैं। जैसे रिफिल को जब पॉलीथीन से रगड़े तो उसके ऊपर कुछ आवेश आ गया, यानी कि जो रिफिल है वह आवेशित वस्तु हो गया। इसी तरह कंघी को जब हम लोग बालों से रगड़े तो कंघी के ऊपर कुछ आवेश आ गया, इसलिए कंघी क्या है, कंघी जो है आवेशित वस्तु हो गया। तो आवेशित वस्तु क्या होता है, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। अब देखो, जब हम लोग कंघी से बाल को रगड़ रहे थे तो कंघी तो आवेशित हुआ ही था, साथ ही साथ हम लोगों का बाल भी आवेशित हुआ था। इसी तरह से जब रिफिल से हम लोग पॉलीथीन को रगड़े थे तो रिफिल तो आवेशित हुआ ही था मेरे बच्चों, साथ ही साथ वह पॉलीथीन भी आवेशित हुआ था। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, कुछ और वस्तु का हम लोग जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ करने में तो हम लोग माहिर हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको आवेशित करके देखेंगे कि क्या वह आवेशित होता है या आवेशित नहीं होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं क्रियाकलाप 15.2 कि इस क्रियाकलाप में क्या बताया गया है। सारणी 15.1 में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभवों को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ वस्तुएं दी गई है, रगड़ी गई वस्तुएं, पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, मतलब कुछ वस्तु यहाँ पे दिया गया है और जो पदार्थ है जिससे हम लोग उसको रगड़ के देखेंगे। जैसे यहाँ पे रिफिल है, रिफिल को जब हम लोग पॉलीथीन तथा ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, इस बात को देखना है। तो जब हम लोग पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र के साथ रिफिल को रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाता है, और क्या करता है, वह आवेशित तो हो ही जाता है, कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है। और यह कैसा हो जाता है भाई, यह आवेशित भी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है ना। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे नहीं चल रहा है अच्छे से, अब दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। तो ये क्या करता है, कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है और साथ ही साथ आवेशित हो जाता है। गुब्बारे को जब हम लोग पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र या शुष्क बाल के साथ रगड़ते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह भी कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है और साथ ही साथ यह भी आवेशित भी हो जाता है। रबर को जब ऊन के साथ रगड़ा जाता है तब भी यह क्या हो जाता है, कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है और साथ ही साथ यह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह आवेशित हो जाता है। लेकिन स्टील की चम्मच को जो पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है तो यह कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता, साथ ही साथ यह आवेशित भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करके रख लेना है। चलिए आगे समझते हैं कि आगे आप लोगों को क्या समझाया गया है। आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रियाएं। अब हम लोग समझते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो आवेश होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग धन आवेश बोलते हैं और एक को ऋण आवेश बोलते हैं। धन आवेश को हम लोग किसे, प्लस से, मतलब ऐसे जो जोड़ वाला जो चिन्ह होता है इससे हम लोग डिनोट करते हैं, और जो ऋण आवेश होता है इसको माइनस वाले चिन्ह के साथ हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। अब समझते हैं कि आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया के बारे में आपके पुस्तक में क्या दिया गया है। हम अगली क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 में से चुनते हैं। 15.1 में जो दिया गया था उसी में से कुछ वस्तु को लेकर के हम लोग क्रियाकलाप 15.3 करेंगे। पहला ये है, दो गुब्बारे फुलाइए, इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो गुब्बारा दिया गया है और इसको इस प्रकार लटकाया गया है कि ये दोनों आपस में, इनके बीच में कुछ दूरी बना हुआ है, ये आपस में स्पर्श
नहीं कर रहे हैं। अब कहता है कि दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, और जब दोनों गुब्बारों को हम लोग किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, वे दोनों थोड़ा सा उनके बीच में प्रतिकर्षण हो जाता है, मतलब एक दूसरे से वे अलग भाग जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों एक साथ लटके हुए थे, जब इनको हम लोग ऊनी कपड़े से क्या किए, रगड़ के छोड़े तो ये थोड़े से क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो कहता है कि चूंकि ये दोनों जो गुब्बारे थे इनको ऊनी वस्त्र से ही रगड़ा गया था और इन दोनों पे समान आवेश था, और तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो समान आवेश होते हैं या तो धन धन, कैसा, धन आवेश और धन आवेश, या ऋण आवेश या ऋण आवेश, ये दोनों कैसे हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं। तो जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें होता है ये एक दूसरे को कैसा करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इनमें होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिकर्षण, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता रहे। इनके बीच में होता है प्रतिकर्षण मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक दूसरे को समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिल के साथ दोहराएं। अपने पेन से एक रिफिल को निकाल लीजिए और उसके साथ अब इसी क्रियाकलाप को आपको करना है। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए। अब देखिए क्या करना है, एक रिफिल यहाँ पे बच्चा ले लिया है, एक कांच का गिलास है, इसको किसका, स्टैंड के भांति वह उपयोग कर रहा है। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, यहां तक तो समझ में आ गया, इसे गिलास में रखिए। दूसरी रिफिल को, अब देखो दो रिफिल लेना है, दोनों रिफिल को क्या करना है भाई, दोनों रिफिल को किसी पॉलीथीन से रगड़ना है और रगड़ने के बाद कांच के गिलास में रखना है। अब आगे क्या होता है, आइए इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों के बीच में, दोनों रिफिल के बीच में भी समान आवेश है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ये अलग हटा देते हैं। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर में क्या समझाया गया है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुए। जो दोनों रिफिल था उसको अपने हाथ में टच नहीं होने देना है या किसी दूसरी वस्तु से टच नहीं होने देना है। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है, हाँ, जब इस तरह से रगड़े हुए किसी रिफिल को हम लोग गिलास में रखते हैं तो क्या होता है, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, तो हाँ भाई साहब, ये दोनों रिफिल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मार के भगा देते हैं, कहते भागो भागो भागो, ठीक है। इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे, उसी पदार्थ से बनी थी, जो एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी हुई वस्तुओं को एक ही चीज से जब रगड़ते हैं तो उसपे क्या होता है, समान प्रकार का आवेश आ जाता है। तो ये बात यहां से यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब कहता है कि यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित, अब यहां से समझिएगा, यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा। अब देखो, दो अलग अलग चीजों से बनी हुई वस्तु है, ठीक है, और उसको जब हम लोग रगड़ के एक जगह पर लाते हैं तो क्या होता है, उन पे अलग अलग आवेश आ जाते हैं और अलग अलग आवेश आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस बात को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब बी, एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। एक तो रिफिल ले लिए, उसको पॉलीथीन से रगड़ के गिलास में रख लिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए, और गुब्बारा को हम लोग आवेशित जैसे किए थे, गुब्बारे को आवेशित करेंगे और रिफिल के पास उसको लाएंगे। तो आप प्रेक्षण कीजिएगा कि रिफिल क्या है, गुब्बारे की तरफ थोड़ा सा चिपक गया, मतलब आकर्षित हो गया। क्या हो गया, आकर्षित हो गया। यानी कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अगर एक धन आवेश रहे और एक ऋण आवेश रहे, या एक ऋण आवेश रहे एक धन आवेश रहे, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को ये आपस में आकर्षित करते हैं। तो यहां तक की बातें आप लोगों को अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दो विपरीत आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यही इस क्रियाकलाप में समझाने का कोशिश किया गया था। आइए प्रेक्षण का सारांश करें। अब जो आपने प्रेक्षण किया है उसका सारांश यहाँ पे दिया गया है, उसे समझने का कोशिश करते हैं एक एक करके। क्या कहता है कि एक आवेशित गुब्बारे से दूसरे आवेशित गुब्बारे को, एक आवेशित जो गुब्बारा था उसने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। दूसरा, एक आवेशित रिफिल ने दूसरे आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया। तीसरा, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश
गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? जी बिल्कुल ऐसा है। क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग धन आवेश बोलते हैं, एक को ऋण आवेश बोलते हैं। क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? यह भी मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि जो एक ही प्रकार के आवेश होते हैं जिसको हम लोग सजातीय आवेश कहते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मेरे प्यारे बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए, जबकि यहां से समझिए, जबकि जो विजातीय आवेश होते हैं, मतलब जो भिन्न प्रकार के आवेश होते हैं, वे एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आकर्षित करते हैं। तो यही बात हम लोगों ने वहां पे पढ़ा। आइए देखते हैं आगे आप लोगों को क्या समझाया गया है। देखो, ऐसी सामान्य मान्यता है हम कि जब रेशम से किसी कांच को रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को, तो उसके द्वारा जो अर्जित आवेश होता है वह कैसा होता है, धनावेश ना। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धना आवेश कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे धना आवेश किस पे आ रहा है? यहाँ पे धना आवेश जो है वह कांच की छड़ पे आ रहा है ना। तो इस लाइन को क्या करेंगे, आप अच्छे से याद करके रख लेंगे। अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। तो मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। देखिए, जो कांच का छड़ था ना, उसको किसके सामने लाया जा रहा है, स्ट्रॉ के पास। तो क्या होते हैं, कहता है कि जो स्ट्रॉ है, कहता है कि यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाया जाता है तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो जब आकर्षण की घटना हो रही है, इसका अर्थ है कि दोनों पर कैसा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है ना, दोनों पे उल्टा चार्ज है। एक पे अगर धन आवेश है तो दूसरे पे ऋण आवेश है, या एक पे ऋण आवेश है तो दूसरे पे धन आवेश है। चलिए आगे समझते हैं। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ पे ऋण आवेश है मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि क्या है, कांच के छड़ पे पहले ही हम लोगों को पता है कि धन आवेश है। आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई दो वस्तु को रगड़ते हैं और जब उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वे कैसे होते हैं, आवेश स्थैतिक होते हैं ना। वो जनरली ट्रेवल नहीं करते, वे स्वयं गति नहीं करते। मतलब ट्रेवल का अर्थ हुआ गति, वे अपने से गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अब देखो, जो किसी वस्तु में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है किसी दूसरे वस्तु से रगड़ने पे, तो उस आवेश, वो जो आवेश है एक जगह से दूसरे जगह तक जब गति करने लगेगा, किसके माध्यम से, तार के माध्यम से। जैसे मान लो कि यह इलेक्ट्रिक का एक तार है और इस पे कोई आवेश जो है वो क्या है, गति करना जब शुरू कर दे तो किस चीज की उत्पत्ति होगी, विद्युत आवेश की के चलते विद्युत धारा की उत्पत्ति होगी मेरे प्यारे बच्चों ना। क्लियर है? यहां तक आप कक्षा 6 में ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर चुके हैं थोड़ा। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। तो क्लियर, यहां तक आप समझ गए होंगे कि जो बल्ब जलता है या इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी वस्तु कार्य करती है वह किसके कारण कार्य करती है, तो वह आवेशों के प्रवाह के कारण कार्य करती है, यानी विद्युत धारा के कारण कार्य करती है। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या दिया गया है, आवेश का स्थानांतरण। अब हम लोग समझेंगे कि यह जो आवेश है एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे स्थानांतरित होती है, मतलब ट्रेवल करती है। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रियाकलाप 15.4 करेंगे। देखिए ये क्रियाकलाप क्या है, मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूं, आप लोग इसको पढ़ेंगे इस क्रियाकलाप को, ठीक है। चूंकि मैं पहले से पढ़ा हूं और मुझे याद है तो मैं बहुत आसानी से आपको इसको समझा सकता हूं। देखिए इस क्रियाकलाप को करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक मुरब्बे का डब्बा ले लेना होगा। कांच का डब्बा आता है ना जिसमें मुरब्बे या अचार वगैरह रखा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डब्बा है। अब क्या करेंगे कि इस डब्बा पे एक आप ले लेंगे कार्डबोर्ड, ठीक है, या गत्ता ले लेंगे और इसको इसके ऊपर से रख देंगे और उस गत्ते में क्या करेंगे कि एक छेद कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया है कि पेपर क्लिप का बात किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में। ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको एक तार दिख रहा है ना, यह पेपर क्लिप है। तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर क्लिप की जगह पे कोई तार भी ले सकते हैं। तो एक तार को इसमें छेद में से डाल करके नीचे इस तरह से मोड़ लेंगे और क्या करेंगे, दो एल्यूमिनियम का जो
पन्नी आता है ना, छोटा छोटा पतला पतला जो सीट होता है, उसके 2 स्ट्रिप को काट लेंगे और इसी में दोनों को लटका देंगे। अब जो क्या करेंगे कि एक रिफिल लेकर के किसी पेन में से और उसको उसी तरह से रगड़ करके, जैसे रिफिल को रगड़ने वाला हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, पॉलीथीन से रगड़ करके, और क्या करेंगे जैसे ही हम लोग इस पे इसको सटाते हैं तो इसमें जो लटका हुआ है, ये दोनों जो एल्युमिनियम का स्ट्रिप है, ये दोनों फैल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि समान आवेश क्या करते हैं, 2 वस्तुओं को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जब 2 वस्तुओं पे समान आवेश हो तो क्या करते हैं, उनको आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यही चीज दर्शाने का कोशिश किया गया है। अब देखिए, ये जो बात है ना, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह क्या है, एक सरल विद्युतदर्शी है। अब विद्युतदर्शी क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग नीचे समझेंगे। आइए नीचे समझते हैं क्या दिया गया है। एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। अब देखो, जो एल्युमिनियम का स्ट्रिप लगाए थे हम लोग, उसमें क्या होता है, जो आवेशित रिफिल है उससे तार के माध्यम से वहां तक क्या चला गया, आवेश चला जाता है। तो ये बात यहां पे समझाने का कोशिश आप लोगों को किया गया है। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक आवेश को आसानी से ले जा सकते हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। यह बात मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग एक परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। ये जो युक्ति अभी हम लोगों ने जो यंत्र बनाया है, इसका हम लोग इस कार्य में उपयोग कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो नाम है वह क्या रखा गया, विद्युतदर्शी नाम रखा गया मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो युक्ति के बारे में हम लोग पढ़े कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए इस विद्युतदर्शी का हम लोग उपयोग करते हैं। आइए आगे समझते हैं क्या बताया गया है। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज हम लोग समझ गए कि जब किसी वस्तु पे कोई आवेश आ जाएगा तो उसको एक जगह से दूसरे जगह तक किसी चालक वस्तु के माध्यम से भेजा जा सकता है। यह बात भी हम लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे चालक क्या है, यानी कोई तार के माध्यम से, जैसे देखते हो ना इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तार के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है। तो यही बात यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। अब आपको क्या करना है, जो उसमें तार लगा हुआ था यानी पेपर क्लिप जो लगा हुआ था, उसको जब हाथ से आप छूते हैं तो थोड़ा सा फिगर को मैं पीछे लाता हूं तब यह बात समझ में आएगी। अब देखिए, जब इसको हम लोग यहाँ पे क्या इसमें चिपकाए थे, इसमें सटाए थे हम लोग रिफिल को, तो रिफिल को सटाए तो ये दोनों जो था, ये दोनों क्लिप जो था ये फैल गया था, ये दोनों क्लिप। लेकिन जब इसको उंगली से छुइएगा ना इस तार को ऐसे, तो ये दोनों क्लिप क्या है, ये दोनों क्लिप आपस में सट जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि जो इसके भीतर के का आवेश था यह तार के माध्यम से होते हुए क्या हुआ, हम लोगों के हाथों में आ गया और हम लोगों के शरीर से होते हुए जमीन में चला गया। तो यही बात यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है कि पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं, यानी वो फिर एक जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए और इसी क्रिया को आपको दोबारा करके देखना है। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर के पृथ्वी में चली जाती है। यही बात अभी मैंने आप लोगों को समझाया। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हो गई। देखिए, जब किसी वस्तु पर कोई आवेश पहले से रहता है और जब वह आवेश कहां धरती में चला जाता है या उसमें से आवेश हट जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु कैसा है, अनावेशित वस्तु है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे क्या था, एल्युमिनियम के पट्टी पे आवेश था, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग हाथ से छुए उसके तार को, तो क्या उससे आवेश हट गया, तो वह अनावेशित हो गया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे समझते हैं क्या दिया गया है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। देखिए, जैसे
कोई आवेशित वस्तु है और उससे आवेश को जब हम लोग धरती में भेज देते हैं, तो अभी जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें क्या था, एल्युमिनियम का पट्टी पे आवेश था और उसके जब उसको हम लोग हाथ से छुए तो उसमें से तार के माध्यम से हम लोगों के हाथ में आवेश आकर के कहाँ, हम लोगों के शरीर के माध्यम से धरती में चला गया। तो यह जो संपूर्ण प्रक्रिया हुई जिसमें किसी आवेशित वस्तु से आवेश निकल करके धरती में चला जाता है, उसको हम लोग भू संपर्कण कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संपर्कण। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे कोई घर होता है ना, तो घर के ऊपर क्या किया जाता है, लंबा सा तार निकाल के छोड़ दिया जाता है कि जब बिजली कड़कता है तो उसी तार पे कड़कता है और वह तार क्या करता है, उस बिजली को लेके चला जाता है जमीन के भीतर। तो वह भी एक भू संपर्कन है मेरे प्यारे बच्चों ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि वह बिजली को जमीन के भीतर ले जाता है। आगे चलिए समझते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपर्कन की व्यवस्था की जाती है। क्लियर है? तो हम लोगों के भवन में भी क्या लगे होते हैं, भू संपर्कन लगे होते हैं। अब भू संपर्कन कैसे होते हैं मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे तड़ित की कहानी। किसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तड़ित की कहानी। तड़ित मतलब समझ रहे हैं ना, आकाश से जो बिजली चमकने की घटना होती है उसी को तड़ित बोलते हैं। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि किसी दो वस्तुओं को रगड़ने पे जो आवेश उत्पन्न हो रहा है किसी वस्तु पे, तो उसी के आधार पर अब हम लोग समझेंगे कि जो बिजली चमकने की, बिजली की कड़कने की जो घटना है आकाश में, यानी तड़ित की उत्पन्न होने की जो घटना है उसकी व्याख्या अब हम लोग करेंगे। तो आइए अब उसी की व्याख्या करना अब हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे उसको समझते हैं। कक्षा 7 में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। कक्षा 7 में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है कि बरसात के दिन में जिस समय क्या होते रहता है, बारिश होते रहता है, तो उसमें और फिर बहुत तेज तेज तूफान चलते रहता है, तो क्या होता है, हवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, हवा नीचे से ऊपर की ओर आती है। और बरसात के समय देखते होंगे कि पानी की बूंदें नीचे की ओर आती है, हवा जा रही है ऊपर की ओर और पानी की बूंदें आ रही है नीचे की ओर। तो दोनों में क्या होगा, दोनों के बीच में होगा घर्षण। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? घर्षण होगा। तो चलिए देखते हैं। जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है, इस प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। तो इससे क्या होता है कि जो बादल है ना, उसमें आवेश जो है 2 स्तर में बढ़ जाता है। तो वहां पे किस तरह से, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं यहाँ पे फिगर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद तो हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, हवा ऊपर की ओर जा रही है, जबकि आकाश से जो बादल है उससे बूंदें नीचे की ओर आ रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आवेश का पृथक्कन हो जाता है। मतलब 2 तरह के आवेश 2 जगह जमा हो जाते हैं। जो धन आवेश है बादल में एक तरफ चले जाते हैं और ऋण आवेश बादल में एक तरफ आ जाते हैं। यही बात कहने का तात्पर्य यही है, आवेश का पृथक्कन का अर्थ यही है। तो ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवेश का पृथक्कन क्या होता है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाता है। जैसा कि फोटो में देखे अभी क्या होता है, बादल के ऊपर साइड में धनावेश एकत्रित हो गया था या संचित हो गया था। ठीक है, तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। और जो निगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बादल के नीचे संचित हो जाता है। और धरती के निकट भी धनावेश का संचयन हो जाता है। अब देखिए जो धरती है, पृथ्वी है, उसके निकट भी कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश का संचयन हो जाता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है, अब देखो जब बादल में जो आवेश बन रहे हैं 2 जगह पे, तो उसका परिमाण मतलब वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे संचित हो जाता है। तो क्या होता है तो वायु जो विद्युत की हिमचाल, अब देखो जो हवा होती है ना, उससे जनरली विद्युत पास नहीं करता है, मतलब वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं पे आवेश हो जाता है, बन जाता है, तो उस कंडीशन में वायु भी विद्युत का चालन करना शुरू कर देती है। तो जो बादल है उसमें बहुत अधिक मात्रा में चार्ज आ जाता है, बहुत वोल्टेज वहां पे आ जाता है, समझ रहे हो। तो क्या होगा, अब वहां से विद्युत का चालन होना शुरू हो जाता है। जो विद्युत का हिम चालक है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती, मतलब आवेश चलना वायु में शुरू कर देता है। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते ही अब उससे क्या होता है कि जो नीचे में ऋण आवेश है, ऊपर से धन आवेश जब चल के आता है, तो दोनों आपस में टकरा जाता है, ब्रांग। ठीक है, जैसे तार देखते हो ना, माइनस और प्लस वाले को ऐसे आपस में ऐसे टकरा देते हैं तो उससे चिंगारी उड़ता है। तो ठीक इसी तरह से जब धना आवेश ला करके ऋण आवेश वाले से टक्कर मारता है तो ब्रांग, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, चिंगारी उड़ी ना। तो ऐसे होता है, धड़ाम धड़ूम आवाज आने लगता है आकाश से, सुनते हैं आप लोग। और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने अभी करके आपको दिखाया कि कैसे
आवाज होता है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। और यह जो घटना होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? तड़ित के रूप में देखते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो विद्युत विसर्जन क्या होता है, तड़ित कैसे बन रहा है, ये पूरी स्टोरी को आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं, आगे आप लोगों को क्या समझाया गया है। कहता है कि विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। कहां हो सकती है? देखो, जो विद्युत विसर्जन है ना, हो सकता है कि बादल में जो धन आवेश और ऋण आवेश टकराए हैं, तो बादल के बीच में ही वह तड़ित चमक करके वहीं पे शांत हो जाए, जमीन पे वो बिजली न गिरे, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि जो बिजली कड़का है वो जमीन पे भी गिर जाए। तो ये दोनों घटनाएं होती हैं। आप देखते होंगे कि आकाश में जब ध्यान से देखते होंगे, जिस समय बरसात का सीजन रहता है, तो वहां पे दो तरह से बिजली चमकता है। एक तो देखते होंगे कि ऐसे ऐसे करते जाता है ना, तो बादले में समाप्त हो जाता है, उधर ही वो चमका और गरज के खत्म। और एक तो बिजली देखते होंगे कि ऐसे ऐसे नीचे की ओर आता है, तो ये जो नीचे की ओर आता है ना, वही जमीन पे गिरता है। अरे ये बात समझ में, और इसी से हम लोगों को हानि होता है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है आप लोगों को। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब इन परिघटनाओं के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि तड़ित आखिर बनता कैसे है, तो अब इससे हम लोगों को बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। जब भी बिजली चमकता है तो हम लोगों को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, और खुद तो बचना ही चाहिए। अपने साजो सामान, जैसे अगर कोई मवेशी है या कोई ऐसा चीज है जिसको हानि हो सकती है, तो उसकी भी सुरक्षा हम लोगों को सुनिश्चित करना पड़ता है। अब तड़ित से हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तड़ित एवं झंझा, गरज वाले तूफान। अब देखो, झंझा क्या होता है? तड़ित तो समझ गए कि बिजली का कड़कना तड़ित है, और जो झंझा एक यहाँ पे वर्ड आया है, झंझा का अर्थ होता है गरज वाले तूफान। मतलब जो तूफान भी चल रहा है, बरसात खूब हो रहा है और ऊपर से झमाझम बादल बरस रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे झंझा। तो जब तड़ित और झंझा के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता, तो जिस समय बादल गरज रहा हो और बारिश एकदम झमाझम बरस रहा हो, उस समय हम लोगों को खुला स्थान में मजा नहीं लेना चाहिए, एंजॉय नहीं करना चाहिए, डांस मस्ती नहीं करना चाहिए। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। जैसे ही आप आकाश में बादल एक बार गरजते हुए सुन लिए, गड़गड़ाहट की आवाज, तो तुरंत से निकलिए, फुट लीजिए। कहां भाई? घर में जाइए, घुसिए, ठीक है ना। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। और एक और चेतावनी है, पहला बार आवाज सुने गड़गड़ाने का तो घर में भागिए, और जब लास्ट बार सुने हैं तो कुछ देर रुकिए, 15 मिनट तक इंतजार कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि कुछ काबिल लोग निकल करके चल जाते हैं फील्ड में, और होता क्या है भाई, उसी समय बादल कड़क जाता है, अल्ले कहानी खत्म ना। तो ऐसा नहीं होने देना है, हम लोगों को वेट करना है। 15 से 20 मिनट रुकेंगे, देख लेंगे हाँ भैया चकाचक है, माहौल एकदम शांत, फिट फाइन है, तब हम लोग घर से बाहर जाएंगे और जो भी काम करना है उस काम को करेंगे। चलिए आगे समझते हैं क्या है सुरक्षित स्थान का पता लगाना। तो यहाँ देखिए, तो इसके मुंह में पर कुछ चीज छा गया है, तो इसको हटा देते हैं। सुरक्षित स्थान का पता लगाना, कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। अब कौन कौन स्थान सुरक्षित है जहां जाके हम छुप सकते हैं? जिस समय बारिश हो रहा है, कुछ बकलोलवंत पेड़े के नीचे जाके छुप जाता है, छुपता है ना जी, तो वैसा आप लोग को नहीं करना है। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान होता है। जैसे कहीं पे कोई अगर पक्का मकान है या कोई मिट्टी का मकान है, तो उसमें आप सुरक्षापूर्वक जाकर के भीतर शरण ले सकते हैं, रुक सकते हैं। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं, तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। आप किसी को समझा भी सकते हैं कि भैया आपका कार है ना, तो जिस समय बादल गरज रहा है या बारिश बहुत तेजी से हो रही है, तो आप लोग कार में घुस जाइए और अपना खिड़की दरवाजा बंद कर लीजिए। और अगर बस में आप यात्रा कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजा बंद कर लीजिए। तो बस और कार क्या होता है, उस समय सुरक्षित होता है। उसमें बिजली गिरता है ना, तो नीचे से चला जाता है जमीन में, आपको किसी तरह का हानि नहीं होगा। तो ये बात अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तड़ित झंझा के समय क्या करे क्या ना करे। अब देखो, जिस समय तड़ित झंझा आ रहा है उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाहर खुले में, खुले वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। कोई भी खुला जगह है वो सुरक्षित नहीं है। ये नहीं कि वहां जाकर ऐसा मकुड़ी आइल है, ऐसा नहीं करना है ना, आपको अच्छे जगह पे चला जाना है।
अब आगे देखिए, खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा जगह पे चले जाइएगा तो आपका सुरक्षा हो जाएगा। आपको हमेशा क्या करना है, सुरक्षित जगह पे जाने का कोशिश करना है। कहता है तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। और जिस समय तड़ित झंझा आ रहा हो उस समय इसे छाता तान करके बूढ़ा के जैसा इसे मलर मुलर करते नहीं चलना है ना, अपने रूम में चले जाना है, दौड़ करके भागना है, ठीक है। ये देखिए हम छाता तान लिए तो अब हम सुरक्षित हो गए, बकलोल जैसा काम नहीं करना है ना। चलिए देखिए आगे, यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि गांव देहात के जो लोग होते हैं, भेड़ी बकरी चलाने चले गए, चाहे गाय वगैरह चराने चले गए, या लकड़ी काटने के लिए वन में चले गए, उसी समय बारिश आ गया, तब क्या करेंगे भाई, तो कुछ लोग करता है कि बढ़का एकदम बरगद के जो पेड़ है उसके नीचे जाकर लुका जाएगा। तो ऐसे नहीं लुकाना है, करना क्या है, उस समय हम लोगों को छोटे झाड़ी के नीचे जाकर के छुपना है, क्योंकि वहां पे वज्रपात होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूर पर आप चले जाएंगे और जाकर के वहां पे खड़े रहेंगे। देखिए बिजली जिस समय चमके उस समय क्या करना है कि आपको मान लीजिए कहीं पे पेड़ वगैरह छोटा झाली झुरमुट नहीं दिख रहा है तो आप जाएंगे एकदम फील्ड में जहां पर कहीं कुछ नहीं है ना, जहां पे पानी वगैरह भी अगल बगल में नहीं है, वहां पे चुपचाप सूखा जगह पर जाने की कोशिश करेंगे, जहां पे अभी पानी बरस रहा है वैसे जगह पे, ठीक है, और वहां पे चुपचाप खड़ा हो जाएंगे, पहला बात। या नहीं तो फिर क्या करेंगे, सिमट करके, जैसे कि यह बच्चा बैठा हुआ है, हुकड़ू बन के बैठ जाएंगे, इसको हुकड़ू बनना कहते हैं, ठीक है। ऐसा अपना आंख मुंह ऐसे नीचे कर लेंगे और सर को झुका करके और अपने हाथों के ऊपर रख लेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। आप अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो बिजली गिरेगी ना तो वह समझ जाएगी कि इस बच्चे के ऊपर या इस आदमी के ऊपर नहीं गिरना है। क्यों? क्योंकि आप उस समय लघुत्तम लक्ष्य बन चुके हैं ना, लक्ष्य से हट गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या समझाया गया है। घर के भीतर, अब घर के भीतर क्या है भाई, घर के भीतर हम लोगों को क्या ध्यान देना है जिस समय बिजली कड़कते रहता है। तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। इसलिए पहले के जमाने में तो क्या रहता था, तार वाला टेलीफोन रहता था, अब तो सबके हाथे हाथ मोबाइल है, तो इससे बहुत ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? यह तो बात हमको पता है भाई। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। कोई भी मान लीजिए रड वगैरह, अगर छत से कोई रॉड नीचे आ रहा है या फिर कहीं अगर इलेक्ट्रिक के पोल वगैरह के पास आप खड़े हैं तो उस जगह से थोड़ा दूर होकर के खड़े हो जाइए, इसको छूना नहीं चाहिए। या कोई तार आया है, इंटरनेट वगैरह का केबल वगैरह आता है तो उसको क्या करना है भैया, उस समय स्विच ऑफ कर देना है ना। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है। हालांकि हम लोग मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो ज्यादा आपकी मेहरबानी होगी, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। अगर मान लो किसी के घर में अभी वो तार युक्त फोन होगा जिस समय बादल गरज रहा है उसी समय उसको फोन मत लगाइएगा, ठीक है। तो ऐसा करना मूर्खतापूर्ण है। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं, मतलब विद्युत से चलने वाली चीजें हैं, उनको प्लग को उनका निकाल देना चाहिए या फिर स्विच ऑफ कर देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। अगर आपके घर में थोड़ा अंधेरा है तो आप लोग विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट को मेरे प्यारे बच्चों जला के रख सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि तड़ित चालक क्या होता है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं तड़ित चालक की स्टोरी की, यह क्या है, ठीक है। तो पहले ही हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो तड़ित चालक होता है वह एक प्रकार का युक्ति होता है जिसका उपयोग करके जो तड़ित है उससे हम लोग उसके प्रभाव से अपने भवन का बचाव कर सकते हैं। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन से ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक भवन है, यहाँ पे देखिए भवन के ऊपर में एक छड़ यहाँ पे निकला हुआ है, ये भवन से थोड़ा सा ऊंचाई लिए हुए है, और एक क्या है, इसको जमीन में बहुत नीचे तक गाड़ दिया जाता है ना। तो यही क्या है भाई, तो यही है तड़ित चालक मेरे प्यारे बच्चों। तो किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है छत से ऊपर, तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। तो अब मान लो कि बिजली अगर कड़केगा ऊपर से
अगर मान लो यहाँ पे बिजली कड़का तो कोई बात नहीं है भैया, कड़की इधर से लाके हड़हड़ा के, अब ये सब कहाँ चला जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा और आपके घर को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं। अब जो विद्युत का तार हमारा घर में लगा हुआ रहता है या पानी का जो पाइप रहता है, उससे भी क्या होता है, अगर बिजली कड़क गई है तो वो भी जमीन में चली जाती है, लेकिन इससे पूर्ण सुरक्षा नहीं हो पाता। अगर बहुत ऊंचा मकान आपका है तो उसमें हम लोगों को तड़ित चालक जरूर लगाना चाहिए, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। और जिस समय तड़ित झंझा हो उस समय ये नहीं कि उधर बिजली कड़क रहा है, खूब बारिश हो रहा है, वो आप आराम से झरना चला के मत नहाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि कभी कभी करंट ऐसा मारेगा ना, फिर झरना जीवन में नहीं देख पाइएगा। क्लियर है? तो उस समय हम लोगों को कोई भी टैप वगैरह नल वगैरह यूज करने से बचना चाहिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वह है भूकंप। आप लोग तो मेरे प्यारे बच्चे खुद भूकंप हैं, भूकंप ला देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? भूकंप की स्टोरी पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं भूकंप के बारे में। 15.7 में भूकंप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है। आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े? तड़ित झंझा और तड़ित के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था, पढ़े थे हम लोग चक्रवात के बारे में। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश करती हैं। देखो, इस तरह की जो प्राकृतिक परिघटनाएं होती है, जैसे चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, तड़ित हो गया, इससे जन धन की बहुत अधिक हानि होती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब देखिए, जो प्राकृतिक घटना है जैसे कि चक्रवात हो गया, चक्रवात के बारे में थोड़ा सा क्या किया जा सकता है, भविष्यवाणी किया जा सकता है। ठीक है, मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में भी चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इस परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है, चूंकि इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी जाती है। रेडियो के माध्यम से हम लोगों को सूचित कर दिया जाता है, या टेलीविजन के माध्यम से, या बहुत सारा साधन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है कि अभी चक्रवात आने वाला है या इस दिन बारिश होगी। मौसम विभाग का भविष्यवाणी तो आते ही रहता है, आप लोग देखे होंगे। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक नहीं विकसित कर पाए हैं, और वह परिघटना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह परिघटना है भूकंप। भूकंप के बारे में आज भी सटीक भविष्यवाणियां नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, यह है भूकंप। तो यहां तक बात समझ में आ गया होगा। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। जो भूकंप होता है ना, इससे बहुत बड़े पैमाने पर क्या होती है, हानि होती है मनुष्य को। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर, देखिए 8 अक्टूबर 2005 का समय था। ठीक है, इसी समय उत्तरी कश्मीर में क्या एक जगह है, वहां उरी में तथा तंगधार शहर में क्या हुआ, भूकंप आया, और उस भूकंप में बहुत जन धन की हानि हुई। इससे पहले ये जो भूकंप आया था 2005 में, उससे पहले गुजरात के भुज में, कहां पे? गुजरात के भुज नामक स्थान पर जनवरी 2001 में एक बड़ा भूकंप आया था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इस भूकंप का चित्र देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। हालांकि ये क्लियर नहीं है फिगर, तो आप इसको नेट पे क्या कर सकते हैं, सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। क्रियाकलाप 15.5। अब इसमें क्या बताया गया है? अपने माता पिता से इस भूकंप द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। आप अपने माता पिता या पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जिस समय भूकंप आता है उस समय क्या होता है, जनजीवन की कैसी क्षति या हानि होती है, उसके बारे में आप अपने माता पिता या परिवार वालों से चर्चा कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं आगे क्या बताया गया है। भूकंप द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। आइए अब हम लोग समझते हैं कि भूकंप क्या होता है। ठीक है, भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी की कंपन अथवा कोई झटका होता है। भूकंप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत कम समय तक रहने वाला पृथ्वी का कंपन या झटका होता है। वही बात यहाँ पे समझाया गया है आप लोगों को। यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। जो हम लोगों की पृथ्वी है ना, पृथ्वी के भीतर सेंटर में, मतलब भीतर के साइड में कुछ गड़बड़ी जब उत्पन्न हो जाती है तो उसी के कारण क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, जितने भी जगह हैं वहां पे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इसका झटका क्या होता है,
कम होता है, मतलब उसका ताकत कम होता है, जिसके चलते हम लोगों को महसूस नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया है भूकंप के बारे में। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता, विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। अब जो बहुत बड़े पैमाने पर जो भूकंप आते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। जो बड़े भूकंप होते हैं ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इससे बहुत अधिक हानि होती है। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से और क्या क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, भूस्खलन, सुनामी, ये सब आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। क्लियर है, महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। इसके चलते, किसके चलते, ये जो सुनामी आया था ना मेरे प्यारे बच्चों 2004 में हिंद महासागर में, इसके चलते जो महासागर के तटवर्ती क्षेत्र थे वहां पे जनधन की बहुत अधिक हानि हुई थी। चलिए अब हम लोग क्रियाकलाप 15.6 समझते हैं कि इसमें क्या समझाया गया है। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एक भारत का नक्शा ले लेना है, उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या करना है, स्थिति पता करना है। हिंद महासागर के चारों ओर उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। और 2004 में जो सुनामी आई थी उससे जिन जिन जगह देशों को या हिंद महासागर के आसपास के जगहों को क्षति पहुंची थी उसको भी आपको उस पर दर्शाना है। तो ये सारा काम आप कर लेंगे एक मानचित्र के द्वारा। भूकंप का क्या कारण है, अब हम लोग मुख्य रूप से समझते हैं कि आखिर यह भूकंप आता क्यों है। ठीक है, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है। अब देखिए इसकी दादी माँ क्या बता रही है इसको कि इस तरह से एक सांड है, ठीक है, और इसके सींग पे, इसका जो सींग निकला हुआ है इस सींग पे धरती है। लीजिए जी, अब ये धरती यहाँ से ट्रांसफर होकर के जब ये वाला सींग पे आता है तो भूकंप आता है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, पहले के जमाने में इस तरह से लोग बात करते थे, ठीक ना, इस तरह से होता नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों। भूकंप क्यों आता है, अब हम लोग इसका साइंटिफिक कारण समझते हैं, वैज्ञानिक कारण। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बूझों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित है। इसी तरह की कहानी अन्य जगह के लोग भी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसको अभी हम लोग समझते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह अलग अलग भागों में बटा हुआ रहता है। जब पृथ्वी के भीतर आप जाएंगे तो देखिए यह सबसे ऊपर वाला जो इसका परत है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला परत आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग भूपर्पट्टी के नाम से जानते हैं। और इसी के भीतर जब गहराई में क्या होता है, कुछ भूस्पंद होता है, मतलब जब यह हिलता है तो इसी से क्या होता है, भूकंप आता है। चलिए आगे देखिए आप लोगों को क्या बताया गया है। ये भूपर्पट्टी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको प्रावार के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे वाला यहाँ रेड कलर का जो जोन दिख रहा है इसको बाह्य करोड़ के नाम से जाना जाता है। और सबसे भीतर वाले भाग को हम लोग आंतरिक करोड़ के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी जो है इन्हीं भागों में बटा हुआ रहता है जैसे जैसे हम लोग उसके भीतर जाते हैं। ठीक है, कहता है पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है। जो पृथ्वी का आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो एक्चुअली सतत नहीं है, बल्कि वह क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यह किस चीज में विभाजित है मेरे प्यारे बच्चों, टुकड़ों में विभाजित है। और प्रत्येक टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। जैसा देखिए हम लोग पृथ्वी का जब भी मैप देखते हैं तो उसको देखते हैं कि एक जैसा प्लेन दिखाया जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पृथ्वी को एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पे जितना भी टुकड़ा दिखाया गया है इसको हम लोग एक खास नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्लेट के नाम से जानते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करते रहते हैं। और जो पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी में जो प्लेट बना हुआ है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं, वे हमेशा क्या रहते हैं, गति में रहते हैं। प्लेट कहने का अर्थ है तस्तरी। जो आप लोग घर पे प्लेट यूज करते हैं ना, तो देखोगे दो प्लेट जब ऐसे ऐसे गति में हो और आपस में ऐसे करोगे तो एक के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, प्लेट हमेशा गति में रहता है और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर वे चढ़ भी जाते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती हैं जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। मतलब दूसरा प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर क्या होता है,
चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो जो भूप्रपट्टी है उसमें एक कंपन या विक्षोभ उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई पड़ता है और इसी के कारण क्या आता है, भूकंप आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम लोगों की पृथ्वी है उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बना हुआ है और प्लेट निरंतर गति में रहते हैं और जब वे आपस में घर्षण में आते हैं तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाता है, जिसके चलते क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर विक्षोभ उत्पन्न होता है और उसी से भूकंप आता है। तो ये बात अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप आता क्यों है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी के दो प्लेट्स दिख रहे हैं आपको। ये प्लेट क्या है, जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आता है, दो रगड़ खा रहे हैं तो क्या टकराने के बाद एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ गया है। ये देखिए ये नीचे चला गया है, तो जिसके चलते क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं, अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी सटीक रूप से की जा सके। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस लाइन को क्या कीजिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि भूकंप की भविष्यवाणी अभी भी सटीक रूप से नहीं की जा सकती है। आगे देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोट से भी भूस्पंद उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखो क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े स्तर पर कोई विस्फोट होता है। जैसे हमारे प्यारे बच्चे तो अपने से क्या है भाई, आप लोग तो हाइड्रोजन बम हैं, मेरे छोटे बच्चे आप लोग भी फट सकते हैं। तो इसी तरह से जब हाइड्रोजन बम कहीं पे फटता है तो क्या होता है, उससे भी भूकंप आ सकता है। बहुत बड़े नाभिकीय विस्फोट अगर कहीं जमीन के भीतर होता है तो उससे भी भूकंप आ सकता है। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं मेरे ज्वालामुखी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। लेकिन ज्यादातर जो भूकंप होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो पृथ्वी के प्लेट हैं उनमें हलचल के कारण ही आते हैं। तो ये हो गई बात स्पष्ट। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। मजा आ रहा है ना? नहीं मजा आ रहा है तो थोड़ा दही बड़ा खा के आ जाइए, फिर समझिए। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः यहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं। क्लियर है? वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में कभी कभी ऐसा वर्ड लिख देता है कि बच्चे लोग कंफ्यूज है। कह रहा है कि जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है। अब लीजिए भाई, दुर्बल क्षेत्र के मतलब जो प्लेट की सीमाएं हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होंगी तो उनका आपस में रगड़ाने का चांस जो है बहुत अधिक हो जाएगा, तो वहां भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक होती है मेरे प्यारे बच्चों। इन दुर्बल क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपी क्षेत्र के नाम से जानते हैं अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। और जहां की मिट्टी क्या होगी, थोड़ी कमजोर होगी तो वहां पे भूकंप जो है और अधिक हानि पहुंचाएगा। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय समस्त। अब देखो कहां कहां पे भारत में ज्यादा भूकंप आने का खतरा बना हुआ रहता है, तो सबसे पहला तो है कश्मीर वाला क्षेत्र। मतलब जो हिमालय पर्वतमाला है ना, हिमालय पर्वतमाला वाला जो सेंट्रल हिमालय हो गया, कोना तरफ वाला जो भारत हो गया, वहां पे ज्यादा आता है भूकंप। जैसे कश्मीर हो गया, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय हो गया, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग में भी खतरे के क्षेत्र आते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको फिगर से देखते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, भारत का एक फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत का जो नक्शा होता है, इसमें ऊपर वाला जो हिमालय वाला इधर का ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे मतलब जो भूकंप है तो ये पूरा नहीं लीजिएगा, यहाँ तक ही लीजिएगा। यहाँ तक के क्षेत्र में भूकंप का खतरा ज्यादा बना हुआ रहता है और कुछ दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र हैं वहां पे भी भूकंप का खतरा बना हुआ रहता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे समझते हैं आगे क्या बताया गया है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है और आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो भूकंप की शक्ति है उसके परिमाण को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को मतलब वो कितना ताकतवर है, परिमाण मतलब होता है कितना ताकतवर है ना, तो उसके परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। किस पैमाने पर? रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो इसको हमेशा एकदम याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है।
क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। 7 रिक्टर पैमाने से जब ज्यादा का भूकंप आता है तो बहुत तबाही मचा देता है। इससे कम रहेगा, जैसे 6, 5, 4 का रहेगा तो उससे भी दिक्कत होता है, लेकिन उतना अधिक हानि नहीं होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण जो था वो रिक्टर पैमाने पर 7.5 से अधिक था, इसीलिए वहां जन धन की बहुत अधिक हानि हुई। आगे देखिए, यहां पे देखिए तो एक चित्र बताया गया है। अब यहां पे देख सकते हैं आप, ये भूकंप लेखी उपकरण है। ये वाला जो उपकरण आपको दिख रहा है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको भूकंप लेखी उपकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट पेपर लगाया हुआ है और ये ड्रम की तरह एक संरचना होती है, घूर्णी ड्रम। इसके ऊपर चार्ट पेपर लगाया हुआ रहता है और इसके ऊपर एगो सुई जैसा लगाया हुआ है पेन, और इसमें लोलक या गोलक होता है, अभी डोरी की सहायता से लटका हुआ रहता है। एक यहाँ पे क्या है भाई, टेक लगाया हुआ है, तो इस तरह से होता है। और इसमें एक स्केल लगा हुआ रहता है, यहां से यहां तक स्केल है, 0 से लेकर के 60 इस स्केल का पैमाना है, ठीक है। तो जब भूकंप आएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे स्केल जो है ऐसे 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 डोलना शुरू करेगा, ऐसे 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 डोलेगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है वैज्ञानिक लोग को कि कितने रिक्टर स्केल पे ये भूकंप आया था और इससे कितनी तबाही होगी। इसको मैं पढ़ के अभी बताता हूँ यहाँ पे क्या बताया गया है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करती है। जो भूस्पंद होता है मतलब पृथ्वी में जब हलचल होता है तो उसे पृथ्वी की सतह पर तरंग उत्पन्न होती है। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। अब जो भूस्पंद के कारण जो तरंग आता है उसको हम लोग भूकंपी तरंग के नाम से जानते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए, जो भूकंप के जो तरंग है उनको किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप लेखी नामक उपकरण के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होते हैं जो भूस्पंद आने पर दोलन कंपन करने लगते हैं। अब क्या होता है, इसमें एक लोलक लगा हुआ था, जो भूकंप आएगा तो ऐसे ऐसे सब चीजें हिलता है जी, हम लोग हिलते हैं, घर हिलता है, सब चीजें हिल के लगता है कि फेंका जाएगा, तो ये लोलक भी हिलने लगता है। तो इसके चलते क्या होता है, वहां पे चित्र बनना शुरू हो जाता है। इसके कंपायमान तंत्र साथ एक पेन जुड़ा रहता है, बाकी जी तो आप लोगों को समझा दिए हैं, नीचे देख लीजिएगा। यह पेन ऐसे के नीचे गति करने वाले कागज की कटी जो पट्टी होती है उस पे भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। तो इसी तरह से इस पे ये तरंग जब आता है तो ऐसे 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 पेन के द्वारा यहाँ पे क्या बन जाता है, एक स्केच बन जाता है और उसी का अध्ययन करके जो वैज्ञानिक होते हैं वो हम लोगों को बता देते हैं कि भाई कितने रिक्टर स्केल पे ये भूकंप आया था और इससे कितनी तबाही होगी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। ये देखिए भूकंप का क्षेत्र, देखिए भूकंप का ये सेंटर है भाई, यहाँ बीच में, इसको हम लोग कहाँ कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। हम यहाँ से निकल करके जमीन के भीतर होता है, अधिकेंद्र हमेशा जमीन के भीतर होगा, अंदर। और यहाँ से देखिए ये तरंग आया ऊपर, जमीन के ऊपर, ठीक है। तो जमीन के ऊपर सबसे पहला क्या है, यहाँ पे फोकस है जिसको हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जान रहे हैं। और यहाँ देखिए पृथ्वी का पृष्ठ दिख रहा है और यहाँ देखिए भूकंप की तरंगे आ रही हैं जो चारों तरफ क्या हुआ है, फैलते हुए जा रही है। इस चित्र में यही समझाने का आपको कोशिश किया गया है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। डेसिबल का उपयोग कहाँ पे हुआ था भाई, ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए हम लोग उपयोग कर रहे थे ना। रिक्टर पैमाने रैखिक नहीं होते हैं। अब देखिए रैखिक कहने के यहाँ तात्पर्य क्या है कि जैसे रिक्टर पैमाना पर कोई बच्चा सोचता हो ना कि अगर कोई 5 रिक्टर स्केल का अगर कोई भूकंप आ रहा है, कोई 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आ रहा है तो तनी मनी का अंतर होगा, क्योंकि एक अंक का तो अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही बात आगे समझाया गया है कि इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण का भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 परिमाण का कोई आया है और कोई 6 परिमाण का भूकंप आया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि खाली इससे 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा ही हानि होगा। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुना अधिक। माने सोचिए कोई अगर 4 रिक्टर स्केल पर अगर आया है कोई भूकंप और कोई 6 रिक्टर स्केल पे अगर कोई भूकंप आया है तो यहाँ 2 अंक का ही अंतर है, लेकिन जो उसका परिमाण है माने जो हानि पहुंचाने की जो क्षमता है उसमें 1000 गुना का अंतर हो गया। अब समझ रहे हैं, माने एकदम स्थिति गंभीर कर देगा 2 रिक्टर स्केल में ना। तो अगर 6 से कहीं 7 बढ़ गया तब तो एकदम माने सपाट करते चल जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है।
आगे समझिए भूकंप से बचाव। अब भूकंप तो आ गया भाई, भूकंप तो हम लोग लाइए लिए, ठीक है। अब इससे बचाव कैसे करेंगे तो थोड़ा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों की इससे बचाव कैसे होगा। उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पहली बात कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं होती है तो अचानक ही आ जाता है। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। और हम लोगों को जानकारी रहेगा तब ना जी कि हम लोगों को चूल्हा के भीतर लुकाना है घुस करके, कि हम लोगों को मच्छरदानी लगा के उस समय खड़ा हो जाना है, कि हम लोग को टेबल के भीतर छुपना है। ये चीज पता रहेगा तबे तो हम कुछ करेंगे। तो इसमें कैसे बचाव किया जाता है आइए हम लोग समझते हैं। कहता है अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए क्या करना चाहिए, विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्र के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। जहां पे भूकंप आने की आशंका बहुत अधिक होती है वहां पे जो भवन बनाए जाते हैं वे भूकंप रोधी भवन वहां पे बनाए जाते हैं, जिसके लिए जो आधुनिक इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनका परामर्श लिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। भूकंप निरापद कहने का अर्थ है कि ये लग रहा है ना कि बाबा जी से प्रेरित शब्द है का निरापद, अरे ये बात समझ में। तो भूकंप निरापद शब्द का प्रयोग हम लोगों को समझ लेना है कि निरापद का अर्थ क्या होता है। निरापद मतलब होता है, यहां पे कहने का तात्पर्य है कि भूकंप से जहां पे कम हानि हो ना। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर की परामर्श लीजिए। जैसा कि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि ये क्या होता है, आगे आइए समझते हैं। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। देखो जहां पे बहुत अधिक भूकंप आने की संभावना होती है ना, वहां पे बड़े मतलब ऊंचे भवन बनाने से अच्छा है कि छोटा भवन वहां पे बनाया जाए, और वहां पे लकड़ी और मिट्टी से बने हुए भवन ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती, और इस कंडीशन में अगर ढांचा गिर भी जाए तो अधिक क्षति नहीं होती। अलमारी इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, और अलमारी वगैरह को दीवार के साथ हम लोग जड़ के मतलब एक साथ उठा करके रखते हैं, तो उससे हम लोगों को क्या होता है, बहुत आसानी या सहूलियत होती है कि जब भूकंप आता है तो उससे कुछ दीवार को सुरक्षा मिल जाता है। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल नापक, जल तापक आदि को दीवार, जल तापक मतलब गीजर का बात यहाँ पे चल रहा है, आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। देखो क्या होता है, भूकंप जब आता है तो पूरा दीवार ऐसे 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 हिलने लगता है, तो जो भी चीज ऊपर है दीवार में लटका है, तो कभी कभी हम लोग बैठे हुए हैं चौकी पर आराम से सो रहे हैं, अब हम लोग को पता ही नहीं है कि भूकंप आया, तो ऊपर से गिरे गल्ले धड़ाम, कहानी खत्म, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को दीवार में बहुत ज्यादा वजनी चीज नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है। अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन की सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। इसीलिए स्कूल वगैरह या बड़े भवन जो होते हैं, सामुदायिक भवन जो होते हैं, वहां पे क्या लगा करके रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे लगा करके रखा जाता है अग्निशमन की सामग्री, ताकि उचित समय पे इसका उपयोग किया जा सके। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है, तो इसको आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि वह जानकारियां क्या है। आइए देखते हैं। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें। अगर भूकंप आ गया और घर में आप हैं तो आपको क्या करना है, मच्छरदानी के नीचे नहीं लुकाना है ना, आपको लुकाना कहाँ है, किसी मेज के नीचे आश्रय लेना है मेरे प्यारे बच्चों। झटकों के रुकने तक वहीं बने रहे, मेज के नीचे उकड़ू बन के चुपचाप शांत रहिए। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है, और कोई भी ऊंचा चीज है जो आप पे गिरने की संभावना हो उससे आपको दूर रहना है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से ढक ले, जब भूकंप आएगा तो तकिया से बचेगा जी। हद बकलोल जैसा एक एक बात ऐसा समझाता है, बताओ भूकंप आएगा और उतना बड़ा दीवार गिरेगा माथा पर, तो माथा पिचक के चपटा हो जाएगा। कह रहा है कि माथा पर तकिया रख लीजिए और मुर्गा बना रहा है, ठीक है। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइटों से दूर किसी खुले स्थान पर खड़े हो जाइए। हाँ, ये कर सकते हैं कि जब हम लोग कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं किसी रास्ते पे, तो कोई खंभा वगैरह जो है बिजली का खंभा,
उससे हम लोगों को दूर चले जाना चाहिए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकले, ड्राइवर से कहे कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर गाड़ी को लेकर के सुरक्षित स्थान पे चला जाए। तो यहां तक की पूरी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं और इस तरह से यह चैप्टर खत्म हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग दबा करके लाइक कीजिएगा, दबा कर लाइक कीजिएगा, तभी तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आऊंगा। इसी के साथ यह चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।